नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की जो प्रोबेबल स्क्वाड है फॉर द एशियन कप। वो यहाँ पे ईगो स्टिमिंग साहब ने कल अनाउंसमेंट कर दी है। 50 मैन की एक बड़ी स्क्वाड यहाँ पे अनाउंसमेंट की है, जिसमें कुछ सरप्राइजिंग एंट्री भी देखने को मिल रही है, कुछ सरप्राइजिंग एक्सक्लूजन भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे की प्लेयर्स के बारे में। तो उसमें भाई यहाँ पे जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा लॉस है वो है यहाँ पे अनवर अली। उनका यहाँ पे 100% श्योर हो चुका है, क्योंकि काफी सारे फैंस यहाँ पे आशा लगा के बैठे थे कि उस टाइम तक वो फिट हो पाएंगे। लेकिन ईगो स्टिमिंग साहब ने कल ही बोल दिया है कि वो यहाँ पे एशियन कप से पहले तो फिट नहीं होने वाले। एंड जो मोस्ट प्रोबेबली चांस है उसका नेशनल टीम के लिए, वो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो मार्च में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आ रहे हैं उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दैट्स अ बिग लॉस फॉर द इंडिया टीम, बिकॉज जिस तरह का उसका इंपॉर्टेंस है वो हम सबको पता है। सबसे बड़ा कंसर्न ये कि उसका रिप्लेसमेंट भी ऐसे हमारे पास उस क्वालिटी का कोई नहीं है। सो दैट्स द बिगेस्ट कंसर्न फॉर द नेशनल टीम। उसके लिए यहाँ पे 2-3 ऐसे प्लेयर है कि जिसके ऊपर अभी भी सस्पेंस बना है, जिनको यहाँ पे प्रोबेबल स्क्वाड में तो रखा गया है, लेकिन 100% श्योर नहीं है कि यहाँ पे उस टाइम तक फिट हो पाएंगे। जिसमें सबसे पहला तो है जिक्सन सिंह। उसके बारे में भी उन्होंने बोला है कि उनका भी स्लाइटेस्ट चांस है कि वो यहाँ पे फाइनल स्कोर में जगह बना पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उसकी रिकवरी चल रही है यहाँ पे एक उम्मीद जरूर है, लेकिन ये 100% कंफर्मेशन के साथ हम नहीं बोल सकते कि उस टाइम तक फिट ही हो पाएंगे। सो देखते हैं किस तरह से उनकी रिकवरी होती है। क्या वो केरला ब्लास्टर के लिए जो अपकमिंग 2-3 मैच आने वाले हैं उसमें से कोई मैच तक यहाँ पे फिट हो पाते हैं। आई थिंक उसके बाद ही उनका फ्यूचर डिसाइड होगा। उसके लिए यहाँ पे अनिरुद्ध थापा, सहल अब्दुल समद, ब्रेंडन फर्नांडिस, ग्लान मार्टिन्स, इन सबको भी यहाँ पे स्क्वाड में रखा गया है। लेकिन ये सारे प्लेयर अभी अभी यहाँ पे इंजरी से गुजर रहे हैं। एंड उनका यहाँ पे किस तरह से रिकवरी होता है, किस तरह से वो यहाँ पे आफ्टर द रिकवरी किस तरह की फिटनेस होती है, किस तरह का मैचेस वो खेलते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या रिदम में दिख रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे हमें कंसिडरेशन में लानी पड़ेगी कि जो एशियन कप का लेवल होगा, यहाँ पे इंटेंसिटी होगी मैचेस की इन दी एशियन कप, वो यहाँ पे काफ़ी हाई होंगी। आप चाहेंगे कि आपके पास एक फुल्ली फिट हो प्लेयर हो, रादर देन कि भाई 80% फिट प्लेयर हो लेकिन जो आपकी टीम के साथ जुड़ा हुआ। सो आई थिंक वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे आगे आने वाला टाइम में बनने वाला है। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे जो पूरी स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई है, उसमें एक चीज़ जो आई थिंक ईगो स्टिमिंग साहब ने कंटिन्यूएशन में मतलब आई थिंक रखेंगे, वो है यहाँ पे जो 5-6 महीने की पिछले स्क्वाड है उसी को आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली उसमें से ही मैक्सिमम प्लेयर हमें फाइनल स्क्वाड में भी जो 23 मेंबर की होगी उसमें देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से सही भी है। उतना ज़्यादा आपको क्या बोलते कि चॉप एंड चेंज अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सारी चेंजेस आपको इंटरकॉन्टिनेंटल साफ और उस दौरान करनी थी। अब तो एक आपकी फाइनल मोल्ड वाली स्क्वाड बन चुकी है और उसमें से मैक्सिमम प्लेयर जितने यहाँ पे क्या बोलते कि फिट होंगे उसको आप इंक्लूड करने की कोशिश करोगे, रादर देन कि भाई सीइंग इनफॉर्म प्लेयर। नो डाउट इनफॉर्म प्लेयर को भी आपको इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सारी आप अभी जो करंट इनफॉर्म प्लेयर है, चाहे भले ही नेशनल टीम के लिए खेले नहीं हो, उसको आप इंक्लूड कर दो। तो आई थिंक वो एक यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। दूसरा यहाँ पे बात करेंगे कि जो ये 50 मेंबर की स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई है, उससे एक चीज़ पता चलती है कि कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे ईगो स्टिमिंग साहब आगे आने वाले टाइम में भी कंसीडर कर रहे हैं, उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में कौन कौन से प्लेयर है। एंड उससे एक सरप्राइजिंग जो चीज़ मेरे को देखने को मिली कि पूतिया का यहाँ पे मिडफील्ड में ना इंक्लूजन होना, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट सरप्राइजिंग फैक्टर फॉर मी, क्योंकि जिस तरह का बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है आई थिंक ही शुड बी इन टू द एटलीस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स, यहाँ पे वो होने चाहिए थे। दूसरे प्लेयर जय गुप्ता ऑब्वियसली उनको भी यहाँ पे रखना चाहिए था मेरे हिसाब से, जिस तरह की उनकी भी परफॉर्मेंस आ रही है, लेकिन उनको भी यहाँ पे लेफ्ट आउट किया गया है। पार्थी गोगोई की यहाँ पे प्रोबेबल में एंट्री हुई है। पार्थी गोगोई की या नसीरी जेरी यहाँ पे निंथोंगमा मिते, इस तरह के प्लेयरों को यहाँ पे एमी रहने वाले, तो जो कुछ प्लेयर यहाँ पे अभी रिसेंटली अच्छा कर रहे हैं उनको ऐसा भी नहीं है कि उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो कुछ प्लेयर को एंट्री मिली है, कुछ प्लेयर को यहाँ पे लेफ्ट आउट किया गया है। ओवरऑल आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 15-17 प्लेयर तो हमारे फिक्स ही है, जो कि है आई थिंक वो जो लास्ट के जो 3-4-5 प्लेयर है उसी में उनको यहाँ पे ईगो स्टिमिंग सबको फाइनल डिसीजन बना रहा है। सो लेट मी नो गाइस, आपके हिसाब से जो प्रोबेबल स्कोर है और उसमें से कौन कौन से प्लेयर आपको लगता है कि फाइनल स्कोर में मेकआउट कर पाएंगे, और कौन सी सरप्राइजिंग एंट्री हमें फाइनल स्कोर में देखने को मिलती है, वो भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई आई लीग 3 के बारे में। तो आई लीग 3 के जो ग्रुप स्टेजेस के मैचेस है वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। इस बार आई लीग 3 में हम सबको पता है कि 25 क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। इनॉग्रल आई लीग 3 का ये टूर्नामेंट था एंड उसमें से सभी ग्रुप से यहाँ पे टॉप ग्रुप विनर्स मिल चुके हैं। क्या बोलते हैं कि एससी गोवा, स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा ने यहाँ पे मेकआउट किया है। उसके लिए यहाँ पे डेम्पो एससी है, एससी बेंगलुरु है यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे केरला यूनाइटेड है एंड क्लासा एफसी है। जो 5 क्लब है वो यहाँ पे फाइनल राउंड में जा चुके हैं एंड फाइनल राउंड यहाँ पे 22 दिसंबर से गोवा में खेले जाएंगे। एक वीक में फाइनल राउंड खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो आई लीग 3 है वो खत्म हो जाएगी। ये बेसिकली आई लीग 3 नहीं है, आई लीग आप बोल सकते हैं आई लीग एक टूर्नामेंट ही है, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनाता आपके जो क्लब से कितना मैच खेलेंगे। आपके जो फाइनल विनर क्लब होगा आई लीग 3 का, वो यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 मैचेस उन्होंने ग्रुप स्टेज में खेले, 4 मैचेस वो यहाँ पे प्ले ऑफ्स में खेलेगा। तो पूरे साल में उन्होंने 8 मैचेस खेले हैं। सो ये किस तरह की आपकी लीग हुई। आई थिंक AFF नीड्स टू थिंक अबाउट दिस कि आपकी ISL एंड आई लीग के
नीचे भी जो लीग है, आई लीग 2 आई लीग 3 है या फिर आपकी जो स्टेट लीग्स है, उनको भी यहाँ पे एक्सपांड करना पड़ेगा, तभी उसका कुछ रिलेवेंस है। इस तरह के यहाँ पे टूर्नामेंट छोटे छोटे करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो आई लीग 2 भी होगा वो भी सेम ही फॉर्मेट में होगा। वहाँ पे भी जो आप 8 टीम देख रहे हो, जिसमें से 3 टीमें यहाँ से आएगी आई लीग 3 से, जो भी ये यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 5 क्लब हुए हैं उसमें से टॉप 3 होंगे, 5 में से टॉप 3 को आप आई लीग 2 में प्रमोशन दे रहे हो, और इसका कोई सेंस ही नहीं बनाता। और 8 टीम की वो होगी टूर्नामेंट, और उसमें से भी आप ऐसे ही खिला लोगे कि भाई 8 में से पहले आपने 7 मैच खेल लिए, और जो टॉप 4 होंगी, टॉप 5 होंगी, उसके बीच में फिर से प्ले ऑफ करा के उसमें से 2 टीम को आपने आई लीग में प्रमोशन के लिए भेज दिया। सो ऐसे ही आई थिंक इसका कोई सेंस नहीं है। आई लीग 2 हो, आई लीग 3 हो, आई थिंक इस तरह के फॉर्मेट से आपको कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पे 1 महीने का 2 महीने का टूर्नामेंट करा के आई थिंक कुछ फायदा हासिल नहीं होने वाला। सो लेट होप सो आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर से आई लीग 2 एंड आई लीग 3 भी एक प्रॉपर लीग फॉर्मेट में होने चाहिए, रादर देन दिस टूर्नामेंट टाइप के 1 महीने के 2 महीने के। इससे तो अच्छा है कि आपने जो आई लीग 3 है वो 25 क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, आप इसको 2 डिवीजन कर देते, 3 डिवीजन भी कर सकते थे, 8-8-9 के, और वहाँ पे आप उसको क्या बोलते थे कि पूरा एक लीग फॉर्मेट में चलाते 3-4 महीने के लिए, एंड वहाँ से फिर जो तीनों यहाँ पे जोन से अगर आप 2-2 टीमें लेते और उसके बीच में फिर एंड में प्ले ऑफ करवा के आप करते, तो एक कंटिन्यूटी भी बनी रहती है, एक ज़्यादा गेम टाइम भी प्लेयरों को मिलता, सारी चीज़ें होती, एंड रादर देन दिस 4-5-6-7-8 मैचेस, इससे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उसी के बाद बात करते हैं, सेम इश्यू यहाँ पे यूथ लीग में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अंडर 17 की यूथ लीग है, उसमें कुछ जो क्लब्स के कोचेस है उन्होंने भी सेम कंसर्न रेज किया है कि भाई 1 महीने में आप 10 मैचेस यहाँ पे अंडर 17 की यूथ लीग के लिए आप खेलने वाले हो, तो आपका रिकवरी टाइम कहाँ है, और इस तरह की लीग से आपको मिलने क्या वाला है कि भाई आप 10 मैचेस 1 महीने में खेल लिए, आपने प्लेऑफ में क्या की जगह बनाई, तो फिर आप नेक्स्ट कुछ मैच खेल लोगे, अदर देन दैट आपके लिए कुछ है बचा नहीं है। तो इस तरह से तो भाई आपका डेवलपमेंट कहाँ पे जाकर रुकेगा। आई थिंक ये यूथ लीग बोल ही नहीं सकते, आपको इसको यूथ टूर्नामेंट ही बोलना पड़ेगा, ये लीग है ही नहीं बेसिकली। एंड उन्होंने यहाँ पे कुछ कोचेस ने ये भी एग्जांपल दिया कि बेल्जियम या फिर अफ्रीकन कंट्रीज में भी सेम लेवल का ही स्ट्रक्चर है कि जहाँ पे भी इस तरह की एलिट यूथ लीग होती है, लेकिन वो 8-9 महीने चलती है भाई। एंड मैंने जैसे बोला आई लीग 3 में किया, वैसे भी आप यूथ लीग के लिए भी कर सकते थे। यूथ लीग में भी आप जोनल बेसिस पे तो वैसे भी कर रहे हो, तो उसमें 2 जोन को आप वेस्ट जोन कर सकते हो, साउथ जोन कर सकते हो, ईस्ट नॉर्थ 4 जोन आप कर दीजिए, उसमें से आप 10-10 क्लब लेके चलेंगे, तो उसके बीच में आप पूरा साल करा सकते हो 7-8 महीने के लिए, एंड उसके बाद यहाँ पे प्ले ऑफ करा दीजिए। तो ये फॉर्मेट अगर वो इम्प्लाई करते थे देन आई थिंक वो ज़्यादा इंपैक्ट मेरे हिसाब से डाल पाता। लेट्स सी यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर क्या करती है एएफएफ, और प्रॉपर तरीके से हमें लीग देखने को मिलती है या फिर ऐसे ही छोटे छोटे टूर्नामेंट देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं भाई आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में भाई कल बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिला, क्वालिटी मैच, मुंबई सिटी वर्सेस एफसी गोवा 0-0 ड्रॉ रहा, एंड बोथ दैट क्वालिटी साइड एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी एक हार्ड फोर्ट मैच हमें देखने को मिलेगा। पीटर क्रेटकी के लिए फर्स्ट मैच था, उन्होंने आफ्टर द मैच बोला कि नो डाउट वी प्लेड गुड, बट आई थिंक उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे एरियाज है कि जहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है टू स्कोर मोर गोल्स, एंड जो कि मेरे को भी लगता है। आई थिंक दे नीड टू बी लिटिल बिट मोर ब्रेव। आई थिंक जो एक ब्रेवनेस की कमी कल देखे, एंड एक थोड़ा सा इंटेंसिटी भी मेरे को लगता है कि और भी ज़्यादा उनको क्विक गेम में को लाना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे आप क्या बोलते हैं और भी ज़्यादा सामने वाली टीम को उस पोजीशन पर डाल सकते हो कि वहाँ से आप गोल स्कोर कर पाए। अगर एफसी गोवा की बात करें तो उनके लिए कुछ जो की प्लेयर मिसिंग है, आई थिंक उसका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी हमें खलती हुई दिखी ब्रेंडन की और उन सबकी, क्योंकि उदानता एंड बोरिस उतने ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं लगे फ्रंट लाइन में, एंड बैक लाइन आई थिंक दोनों ही टीम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। सो आई थिंक फेयर रिजल्ट मेरे हिसाब से 0-0 ड्रॉ। उसके बाद आज का जो मैच है आईएसएल में, इट्स चेन्नई एफसी वर्सेस बेंगलुरु एफसी, जो कि टॉप 6 में जो 6th पोजीशन है। आई थिंक वहाँ पे जो एक बैटल देखने को मिल रही है, 4-5 क्लब वहाँ पे क्या बोलते हैं कि फाइट में, नॉर्थ ईस्ट है आपका, चेन्नई है, बेंगलुरु एफसी है। आई थिंक ये सारे क्लब्स उस पोजीशन के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, एंड ये प्लेयर ये मैच उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। चेन्नई एफसी भी लास्ट अपने 3 मैच ड्रॉ करके आ रही है, बेंगलुरु एफसी 4-0 से हारी, कोच चेक हो गए। रेनेडी सिंह इस मैच को टेक ओवर करेंगे। रेनेडी ने इससे पहले ईस्ट बंगाल के लिए भी आई थिंक बीच में ही टेक ओवर करके अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए थे, और उन्होंने वही बोला कि मैं कल आज अपनी जो टीम है उसको एज ए टीम देखना चाहता हूँ रादर देन एज ए इंडिविजुअल, जो कि आई थिंक बेंगलुरु एफसी का सबसे बड़ा कंसर्न मेरे को वही लगता है कि एज अ टीम वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, वो जो स्पिरिट है उसकी कमी लग रही है। चेन्नई एफसी के लिए भी यहाँ पे फ्रंट लाइन में तो आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा इशू है, राफेल क्रिवोलारो एंड वो सब यहाँ पे टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन बैक लाइन यहाँ पे उस तरह से अभी भी डिफेंसिवली यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। सो आई थिंक एक्साइटिंग एनकाउंटर हो सकता है मेरे हिसाब से, काफी क्लोज मैच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा जो प्रेडिक्शन है, आई एम गोइंग विथ 1-1 ड्रॉ। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।